नमस्कार। रात के 10 बज रहे हैं। आप आज तक पर दस्तक देख रहे हैं, जहां आज आपको दस्तक इसलिए देनी है ताकि कर्मचारियों की भविष्य निधि पर मिलने वाली ब्याज दर में कटौती के निर्णय को वापस लिया जाए, क्योंकि दावा है कि पिछले 4 दशक यानी कि 40 साल में पहली बार 6 करोड़ कर्मचारियों को पीएफ खातों पर सबसे कम ब्याज मिलेगा। जब हमारे देश में बड़े वर्ग के वेतन में कमी आई है, तब हर वर्ग, विशेषकर प्राइवेट क्षेत्र में काम करके अपनी सैलरी से भविष्य के लिए फंड जमा करने वाले कर्मचारी और कर्मचारी संगठन की मांग उठा रहे हैं कि ईपीएफ के ब्याज दरों में कटौती की मांग और बात वापस ली जाए। कुछ खरीदना चाहे तो पैसा ज्यादा भरे, क्योंकि थोक महंगाई दर 11 महीने से डबल डिजिट पे। खुदरा महंगाई दर पहले से जनवरी में 7 महीने के उच्च स्तर पर। आम आदमी बैंक में पैसा जमा करना चाहे तो सेविंग दर 3 से 4% मिल पाएगी बस। यानी जितना महंगाई पैसा निकाल लेती है, बचत खाते में उतना पैसा भी ब्याज में नहीं मिलता। आम आदमी बैंक में पैसा जमा करके अपना ही पैसा निकालना चाहे तो तय सीमा के बाद चाहे बैंक जाए चाहे एटीएम, अपने अपने चार्ज की कैंची चलाकर बैंक जनता की जेब काट लेंगे। और अब आम आदमी जिसने अपनी सैलरी से भविष्य निधि के नाम पर पीएफ में पैसा जमा किया, वहां ईपीएफओ की तरफ से ब्याज दर घटने से कम पैसा मिलेगा। जहां ब्याज दर 4 दशक में सबसे कम करने की सिफारिश हो गई। यानी कुल मिलाकर कहानी है कि बैंक में रखोगे तो नुकसान, बैंक से निकालेंगे तो भी नुकसान। चाहे खर्च करना चाहे आम आदमी को भी फायदा नहीं, और भविष्य के लिए जमा पैसे पर भी घाटा। इसीलिए सवाल संघ से जुड़ा श्रमिकों का संगठन भारतीय मजदूर संघ भी उठाता है, और लेफ्ट के संगठन भी। पिछले साल का जो इंटरेस्ट रेट था उससे किसी भी तरह से कम रेट में हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये भ्रष्ट नीति है। आप देखिएगा जो धनराशि का जो ब्याज है तो लगातार कम होते जा रहा है। जनता का हाल ये कि एक तरफ कुआं, दूसरी तरफ खाई। इस तरीके से ब्याज दरों को घटाया जाना, जबकि सरकार एक तरफ इस आर्थिक स्थिरता की बात कर रही है, उचित नहीं है। चुनाव नतीजे आने के बाद ही जिसका सरकार 2020 में इंतजार करेगी, उसमें जो है देश और प्रदेश के अधिकारी कर्मचारियों को एक बहुत बड़ा आर्थिक झटका दे दिया। सीधे समझे और एक मोटा अनुमान लगाए तो जहां पहले कर्मचारी को पीएफ अकाउंट में 8.5% ब्याज दर के हिसाब से अगर अकाउंट में माने 5 लाख रुपए इकट्ठा हुए तो 42,500 रुपए ब्याज मिलता। लेकिन अब ब्याज दर के घटकर 8.10% होने से आशंका ब्याज सिर्फ 40,500 रुपए मिलेगा। यानी भविष्य के लिए निधि जमा करने वाले कर्मचारी को सीधी आर्थिक चपत। इससे जो है प्रदेश के अधिकारी कर्मचारियों को 4,000 रुपए से लेकर के 20,000 रुपए का सालाना नुकसान होगा। निश्चित रूप से इसका प्रभाव जो है प्रदेश के जिन कर्मचारियों को सामान्य भविष्य निधि खाते खुले हुए उन पर भी पड़ेगा, क्योंकि जब केंद्र सरकार ने ब्याज दरें कम करी है तो प्रदेश की सरकार भी ब्याज दरें कम करेगी। और ये केवल ईपीएफ का मामला नहीं है। ऐसा लगता है कि अब जो है वो आर्थिक जो संकट आए हुए थे केंद्र सरकार पर, उनको भुनाने का काम वो प्रदेश के अधिकारी कर्मचारियों से करेगी। आम आदमी चिंतित है कि पहले से क्या कम मुसीबतें थी जो अब कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने गरीबी में आटा गीला करने वाली हालत पैदा की। लेकिन जनता के लिए ऐसे फैसले लेने वाले श्रम मंत्रालय के मंत्री भूपेंद्र यादव असम में बैठक के बाद कहते हैं कि कर्मचारी देश के ब्याज दर घटने पर भी खुश रहे। पिछले वर्ष 8,29,000 करोड़ रुपए हमारे कोष पर हम लोगों ने 8.5% के हिसाब से 70,457 करोड़ रुपए का कॉर्पस में राशि वितरित करी थी। इस वर्ष ये आय बढ़कर 76,768 करोड़ हुई, जो 7.9% है। कोष की भी संख्या बढ़ी क्योंकि हमारे कॉन्ट्रीब्यूटर्स बढ़े, उतना ही हमको वितरित करना है। और हमें इस बात को बताते हुए अच्छा भी लगता है कि एसबीआई में अगर एफडी की जाती है 10 साल के लिए तो वहां पर 5.45% का ब्याज मिलता है। हमारे जो समानार्थक, हमारे जो बिल्कुल सिमिलर इंस्ट्रूमेंट है, चाहे पीपीएफ का हो चाहे बाकी के इंस्ट्रूमेंट हो, सब में 6.8 से लेकर 7.1% तक जो है
का वितरित किया जाता है और इसलिए इस बार हमारे बोर्ड ने ईपीएफ पे 8.10% ब्याज दर अनुमानित आय और अनुमानित आय के मुकाबले के लिए हमने रिकमेंडेशन करी। मतलब ये कहा जा रहा है कि आम आदमी जिसे बैंक में एफडी पर ज्यादा पैसा नहीं मिलता, जिसे बाकी सेविंग में ज्यादा पैसा ब्याज के तौर पर नहीं मिलता, उन करोड़ों कर्मचारियों को भविष्य निधि में जमा पैसे पर ज्यादा ब्याज दर कैसे मिल सकती है? एक तरफ देश में अब सरकार कहती है कि हमारे पास आर्थिक रूप से स्थिरता आ गई है, कोरोना काल से हम उबर गए हैं, कोरोना काल में डीए भी कटा कर्मचारियों का और तमाम जो भत्ते थे भत्ते काट दिए गए, तो कर्मचारियों का बहुत सारा नुकसान हुआ। ईपीएफ उसकी जमा पूंजी है, इसमें सरकार अंशदान ही करती है और उन्हीं के पैसे से अंशदान दिया जाता है, तो इसे कम से कम 9% और सिर्फ 10% के बीच में सरकार को रखना चाहिए। लखनऊ के मनोज कहाँ पीएफ में ब्याज दर 9% हो जाने का सपना संजोते हैं। हकीकत ये हुई कि मार्च 2020 में ईपीएफ ब्याज दर को 8.65% से घटाकर 8.5% कर दिया था। वो 7 साल में सबसे कम दर थी। अब मार्च 2022 में जाकर 6 करोड़ कर्मचारियों के भविष्य निधि पर मिलने वाली ब्याज दर 8.10% हो गई, जो 40 साल में सबसे कम है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की तरफ से 2021-22 के लिए ब्याज दर घटाने पर लेफ्ट और राइट दोनों के संगठन एक होकर विरोध कर रहे हैं। हम किसी भी तरह का मजदूरों के अनहित वाली निर्णय को हम स्वीकार नहीं करते हैं। इससे मजदूरों को काफी घाटा होगा। उनके इंटरेस्ट रेट में गिरावट आई है, तो पिछले साल का जो इंटरेस्ट रेट था उससे किसी भी तरह से कम रेट में हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये भ्रष्ट नीति है। आप देखिएगा जो धनराशि का जो ब्याज है तो लगातार कम होते जा रहे हैं। जो लोग वरिष्ठ नागरिक है, जिंदगी का कमाई जो बैंक में रखे हुए उसका ब्याज भी कम होते जा रहा है, तो ये आम आदमी के लिए खतरा है। जो वर्कर्स है, वर्किंग क्लास है, उनके खिलाफ है। इसका पुरजोर विरोध करना है। पिछले साल मार्च की बात है जब छोटी बचत योजनाओं में ब्याज दरें घटाने की खबर आने के 12 घंटे के भीतर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को ट्वीट करके कहना पड़ा था कि भारत सरकार की छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दरें वही रहेंगी जो अंतिम तिमाही में थी। उसे गलती से जारी हुआ आदेश बताकर वापस ले लिया गया था। तो क्या इस साल ईपीएफ पर ब्याज दरें घटाने की सिफारिश को भी गलती से जारी हुई सिफारिश कहकर वित्त मंत्री 6 करोड़ कर्मचारियों को उनके भविष्य के लिए जमा पैसे पर घाटा सहने से बचाएंगी? कोलकाता से तपन और लखनऊ से समन श्रीवास्तव के साथ रवीश पाल सिंह, भोपाल आज तक। तेल 100 के पार गया तो मंत्रियों और कई नेताओं ने ये दलील दी कि अरे वैक्सीन लगाने में पैसा खर्च हो रहा है। जब दोबारा पेट्रोल डीजल के दाम कुछ महीनों पहले बढ़े तो भी यही दलील तमाम नेताओं की आपने सुनी होगी कि सरकार मुफ्त राशन जनता को दे रही है, तो फिर उसका पैसा कहां से आएगा? अब क्या पीएफ की ब्याज दरें घटाकर जनता के पैसे से ही आर्थिक चुनौती से लड़ा जाएगा? आखिर पीएफ का पैसा आम आदमी के भविष्य की सुरक्षा की गारंटी क्यों नहीं बन पाता, जहां एक अच्छी ब्याज दर की सुरक्षा हमेशा रहे। युद्ध चल रहा है, बाजार कई देशों के हिल रहे हैं, तेल गैस के दामों पर संकट के बादल। क्या इन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए कर्मचारियों को भविष्य निधि यानी पीएफ पर मिलने वाली ब्याज दर को घटा दिया गया? इस बार हमारे बोर्ड ने जिस प्रकार की अंतरराष्ट्रीय परिस्थिति और इक्विटी बाजार की स्थिति बनी, उसमें इन्वेस्टमेंट के साथ जो सोशल सिक्योरिटी को भी रखना है। हम बहुत हाई रिस्क वाले इंस्ट्रूमेंट को नहीं ले सकते हैं। वो मार्केट करने के लिए हम लोग नहीं, हम मार्केट में एक स्थायित्व के लिए, एक सामाजिक सुरक्षा के लिए हैं। और इसलिए इस बार हमने जो रिकमेंडेशन हमारी कमेटी की तरफ से, बोर्ड की तरफ से करी है कि हमारे ईपीएफ पे 8.10% ब्याज दर अनुमानित आय और अनुमानित आय के मुकाबले के लिए हमने रिकमेंडेशन करी। सामाजिक की सामाजिक सुरक्षा देने वाला दुनिया का सबसे बड़ा संगठन ईपीएफओ क्या करोड़ों कर्मचारियों को सुनिश्चित सुरक्षा नहीं दे सकता? ईपीएफ जो है वो किसी भी कर्मचारी और अधिकारी की भविष्य की निधि होती है और उसकी जो भविष्य की योजनाएं होती हैं वो सारी के सारी इसी राशि पर तय होती हैं। इस समय जब वो एक आर्थिक दौर से गुजर रहा था कोरोना काल में, उसके ऊपर से फिर उसके ऊपर एक और मार देने से जो है वो उसकी कमर टूट जाएगी और उसकी सारी योजनाएं ध्वस्त हो जाएंगी।
की योजनाएं ध्वस्त ना हो, क्या इसके लिए रास्ते नहीं खोजे जा सकते? जबकि देश में बहुत से कर्मचारी नौकरी बदलने पर अपने पीएफ अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करना भूल जाते हैं। ऐसी बहुत बड़ी रकम ईपीएफ में अनक्लेम रह जाती है। 2016 से देश में नियम है कि ईपीएफ में अनक्लेम रकम को बुजुर्गों से जुड़ी सीनियर सिटीजन वेलफेयर फंड में ट्रांसफर किया जाता है। सवाल ये कि क्यों नहीं ऐसे अनक्लेम अमाउंट से, जो काफी ज्यादा हो सकता है, इसका इस्तेमाल सिर्फ ईपीएफ वाले कर्मचारियों को ही सुनिश्चित और जरूरी ब्याज दर देने के लिए होता है। फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट कम, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का इंटरेस्ट कम, आप पीपीएफ देख लीजिए इंटरेस्ट कम, आप हर मापदंड से देख लीजिए सब जगह कटौती हो रही है। आम जनता जो स्मॉल सेविंग्स में बिलीव करती है, जिनके पास कम कम पैसे होते हैं, हाँ वो सेव करती है, आज उनके लिए कोई इंटरेस्ट रह ही नहीं गया है। आज तो ये मैं यही कहूंगी कि आज जब देश ने आपको इतने भारी बहुमत से जिता कर दिया है, जिम्मेदारी आपकी और बनती है जनता की तरफ कि जनता की जो दिक्कतें हैं उसको और ना बढ़ाएं, उसको कम करने का, उनको किसी तरीके का तो राहत दें। महंगाई एक तरफ और इंटरेस्ट रेट दूसरी तरफ गिरते हुए। देश के महानगरों या बड़े शहरों में रहने वाले काफी लोग पैसा बचाते हैं तो म्यूचुअल फंड में लगाते हैं, लेकिन देश में एक बहुत बड़ा वर्ग है जो अपने भविष्य की योजनाओं को पूरा करने के लिए आज भी या तो प्रोविडेंट फंड के आश्रय रहता है या फिर सरकारी लघु बचत योजनाओं में पैसा लगाता है। लघु बचत योजनाओं में ही जनता का एक मोटा अनुमान है कि 10 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा जमा है, लेकिन उन बचत योजनाओं में भी लगातार ब्याज दरें कम हुई हैं। एक साल के लिए राष्ट्रीय बचत सावधि जमा योजना में 2018 में जहां 6.6% ब्याज मिलता था, वो 2020 में घटकर 5.5% हुआ। राष्ट्रीय बचत आवर्ती जमा योजना यानी आरडी, जिसे आसान शब्द में आम आदमी जानता है, इसमें 2019 में 7.2% ब्याज मिलता था, 2020 में यह घटकर 5.8% हो चुका है। वरिष्ठ नागरिक बचत योजना में 2018 में 8.3% इंटरेस्ट मिलता था, 2020 में से घटाकर 7.4% कर दिया गया, वही अभी चल रहा है। पीपीएफ में 2018 में 8% तक ब्याज जनता को मिला, फिर 2020 से इसे भी घटाकर 7.1% कर दिया गया। एनएससी यानी राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र योजना में जनता को 2018 में 8% तक ब्याज दिया गया, फिर 2020 से इसमें भी ब्याज दर घटाकर 6.8% हो गई। बेटियों के लिए शुरू हुई सुकन्या समृद्धि योजना में 2018-19 में 8.5% तक ब्याज जनता को मिला, फिर इसे भी घटाकर 2020 से 7.6% कर दिया गया। यानी आम आदमी नौकरी करते हुए अगर बचत स्कीम में पैसा लगा रहा है तो भी ब्याज दर कम पा रहा है, वही जनता नौकरी करते हुए भविष्य निधि में अपना पैसा जमा कर रही है तो वहां भी ब्याज दरें कम हो जा रही हैं। आज तक ब्यूरो। आम आदमी को फायदा पहुंचाने वाली ब्याज दरें घट जाती हैं, जनता पर भारी पड़ने वाली महंगाई दर बढ़ जाती है, लेकिन इन सब से दूर जनप्रतिनिधि, हमारे विधायक हो या सांसद, इनके लिए कमी कभी नहीं होती। पहले आप ये तस्वीर देखिए, ये राजस्थान विधानसभा की तस्वीर है। बात पिछले महीने की है। गहलोत सरकार का बजट पेश हुआ, तब राजस्थान के कांग्रेस सरकार ने सभी विधायकों को एक आईफोन गिफ्ट किया। इसे सरकारी फिजूल खर्ची बताया गया। आखिर जिस राजस्थान में विधायकों की औसत संपत्ति 7 करोड़ रुपए से ज्यादा है, वहां जनता के पैसे से विधायकों को आईफोन गिफ्ट क्यों होता है? बात सिर्फ विधायकों को आईफोन गिफ्ट करने की नहीं है, बल्कि उन्हें मिलने वाली विभिन्न सुविधाओं की है, जो जनता के पैसे के दम पर दी जाती है। एक एक करके कई राज्यों का हाल आइए हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में विधायकों की संपत्ति औसत 10 करोड़ रुपए है, जबकि जनता की प्रति व्यक्ति आय 90,000 रुपए। इसी मध्य प्रदेश में विधायकों के लिए 2 या 3 BHK मकान का किराया सिर्फ 90 रुपए महीना है। छत्तीसगढ़ का हाल भी देख लीजिए, जहां विधायकों की औसत संपत्ति 11 करोड़ रुपए है, तो प्रति व्यक्ति आय सालाना 96,000 रुपए। सिर्फ इसी छत्तीसगढ़ में सालाना 8 लाख रुपए यात्रा खर्च के तौर पर विधायकों को मिलता है। 3% की दर पर कार लोन विधायक पाते हैं, जबकि जनता को क्या मिलता है? सोचिए आप, कर्नाटक में विधायकों को सालाना ट्रेन प्लेन से यात्रा के लिए 2 लाख रुपए मिलते हैं। अगली ग्राफिक्स हम आपको दिखाएंगे, जबकि कार के लिए 7% की दर से 15 लाख रुपए तक का लोन मिल जाता है। महाराष्ट्र में 10 साल के भीतर विधायकों की औसत संपत्ति 4 करोड़ से 22 करोड़ तक पहुंच गई, यानी 18 करोड़ रुपए, जबकि 10 साल में महाराष्ट्र में प्रति व्यक्ति आय
84,000 से 2,20,000 रुपए ही सिर्फ पहुंच पाई है। तो ये आंकड़े बताने का उद्देश्य ये है कि जितनी चिंता सरकारों को अपने विधायकों सांसदों की रहती है, क्या उतनी ही संवेदनशीलता से आम आदमी आपकी हमारी चिंता की जाती है या सरकारें करती हैं? ये जानकारी भी आप नोट कर लीजिए। हमारे देश में चपरासी से लेकर सुप्रीम कोर्ट के जज तक को केवल एक पेंशन मिलती है, लेकिन सांसद, विधायक, मंत्रियों पर यही नियम लागू नहीं है। विधायक रहते हुए बाद में अगर कोई सांसद बन जाए तो उसे विधायक के पेंशन के साथ साथ लोकसभा सांसद का वेतन और भत्ता भी मिलता है। सरकारी नौकरी में जनता को एक न्यूनतम समय की नौकरी करने के बाद ही पेंशन योग्य माना जाता है, जबकि नेताओं को एक दिन के लिए भी विधायक या सांसद बनने पर पेंशन के योग्य मान लिया जाता है, उसे पेंशन मिलती है। तो इसीलिए आज की पूरी रिपोर्ट और जानकारी देखने जानने के बाद आप दस्तक देकर ये आवाज उठाइए कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की तरफ से करोड़ों कर्मचारियों के पीएफ पर ब्याज दरें घटाने की सिफारिशें वापस ली जाएं, जनता के भविष्य की सुरक्षा के पैसे में कटौती न हो। आइए अब बढ़ते हैं आगे।